बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल। आज हम जिस कोर्स के बारे में पढ़ेंगे वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो टॉपिक आज डिस्कस किया जाएगा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन एस, पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल, और इसके साथ साथ पीरियोडिक ट्रेंड में एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस को डिस्कस किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि क्लासिफिकेशन जो की गई है एस, पी, डी, एफ ऑर्बिटल की बेस के ऊपर वो क्या है और किस तरह से वो हो रही है। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की अगर बात करें तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। और ये डिवीजन किस बेस पे है? ये डिवीजन है कि किसी एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में या किस ऑर्बिटल में जाता है। This division is on the basis of that whether the last electron goes to s, p, d और f orbital। अगर तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में वो s में आ रहा है तो वो s ब्लॉक एलिमेंट होगा, अगर p में आ रहा है p ब्लॉक एलिमेंट होगा, अगर d में आ रहा है तो d ब्लॉक एलिमेंट, और अगर f में तो f ब्लॉक एलिमेंट होगा। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है, वी कंसिडर द ऑर्बिटल ऑफ हाईएस्ट एनर्जी। हम हमेशा जो बात करते हैं हाईएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल की बात करते हैं। हाईएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल का मतलब ये है कि जिसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी पे, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जाएगा, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले, तो आखिर में इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में मूव करता है। लेकिन हर दफ़ा ज़रूरी नहीं कि वो हाईएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल जो है वो आउटर मोस्ट शेल का ही हिस्सा हो। ये बात आपको जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे उसमें समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑर्बिटल में नॉट बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल। तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल इनर शेल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो आउटर मोस्ट शेल ही हो। तो बात करते हैं सबसे पहले एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। एस ब्लॉक एलिमेंट जैसे थोड़ा सा डिस्कस किया कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में आता है उनको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 आते हैं। अगर पीरियोडिक टेबल को देखें ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 इसका हिस्सा है। तो ग्रुप नंबर 1 में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है NS1, और ग्रुप नंबर 2 में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 होती है। N का मतलब जो पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड नंबर है उसको समझ लें। N का मतलब है पीरियड नंबर। फॉर एग्जांपल ये बात आपको समझ आ जाएगी पीरियोडिक टेबल को देख के कि यहाँ पे ये वाले जो दो ग्रुप आपको नज़र आ रहे हैं, हाइड्रोजन वाला और ब्रिलियम वाला, ये दोनों ग्रुप जो है ये एस ब्लॉक का हिस्सा है, और साथ साथ ये हीलियम जो है ये भी एस ब्लॉक का ही हिस्सा है, क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो वो 1s2 है। तो इसमें भी आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में ही एंटर हो रहा है, इस वजह से ये भी एस ब्लॉक का हिस्सा है। ये एक्सेप्शनल केस है हीलियम वाला। तो ये जो दो ग्रुप है ग्रुप नंबर 1 ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे जो ग्रुप नंबर 1 है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये S1 लिखा हुआ है S1। तो NS1 का क्या मतलब है कि जिस पीरियड से उसका ताल्लुक होगा N की जगह पे वो आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम सोडियम की बात करते हैं तो 3s1 उसकी आउटर मोस्ट जो शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो क्या होगी 3s1। अगर इसकी बात करें तो S2 इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और S2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ अगर जिस पीरियड के एलिमेंट की बात कर रहे हैं उस पीरियड का N वाला NS2 की बात करें तो N की जगह पे वो पीरियड नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम की जो इलेक्ट्रॉनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी वो 4s2 बन जाएगी। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज NS1 एंड NS2। ये किस बेस पे है कि ग्रुप नंबर 1 वाले जितने भी
एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन S1 होगी, और जिस पीरियड का एलिमेंट आएगा उस पीरियड के एलिमेंट की का नंबर यहाँ पे अटैच हो जाएगा। इसी तरीके से ग्रुप 2 जो है उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 है, S2 उनकी कन्फिग्रेशन है, और N जो है वो ग्रुप नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो S ब्लॉक एलिमेंट्स जो है इनको हम नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ये जैसा कि पीरियोडिक टेबल में आपको दिखा दिया गया है कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 जो है पीरियोडिक टेबल के, ये S ब्लॉक एलिमेंट हैं। तो हमने कहा है कि पीरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक हैं, जिसमें से एक ब्लॉक जो है वो S ब्लॉक है, जो कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 पर मुश्तमिल है। अब बात करते हैं जी P ब्लॉक एलिमेंट्स की। P ब्लॉक एलिमेंट, जैसे हमने S ब्लॉक एलिमेंट की बात की कि S ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर हो रहा है S ऑर्बिटल में। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो P ऑर्बिटल में, देन हम कहेंगे कि ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, P ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो P ऑर्बिटल में, तो फिर ऐसे एलिमेंट्स को हम नाम देते हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, इन सब को हम P ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, और इनको भी हम नाम देते हैं नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से बोरान वाले से लेके ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सारे के सारे कुल मिला के क्या बना देते हैं, P ब्लॉक एलिमेंट। तो ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक जितने भी हैं वो P ब्लॉक एलिमेंट हैं, हीलियम को छोड़ के। बताया था पहले कि हीलियम का ताल्लुक S ब्लॉक एलिमेंट से, और ये एक्सेप्शनल केस है। हीलियम को छोड़ के बाकी जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये सारे के सारे P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। P ब्लॉक एलिमेंट मतलब कि इनका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो P ऑर्बिटल में एंटर होगा, जिसकी वजह से इनको P ब्लॉक एलिमेंट कहा गया है। अब P ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो NS2 P1 से लेके NS2 P6 तक होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि P ऑर्बिटल की फिलिंग से पहले पहले S ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल हो चुका होगा, उसके बाद P में इलेक्ट्रॉन जाएगा। S कंप्लीट होने के बाद P में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इट मीन्स कि S2 दोनों के लिए होगा कि चाहे कोई भी P ब्लॉक एलिमेंट है उसमें S2 कंप्लीट होगा। फिर N का मतलब वही है कि जिस पीरियड से ताल्लुक होगा उस पीरियड का नंबर जो है N की जगह पे आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन का ताल्लुक पीरियड नंबर 2 से है, तो इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी 2s2 2p। अब p में 1 2 3 4 5 6, ये 4-5 ऑप्शंस हैं कि कितने आएंगे। अगर बोरान होगा 13 नंबर होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा p में, कार्बन होगा तो p में 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन p में 3, ऑक्सीजन p में 4, फ्लोरीन P में 5, और नियॉन आर्गन में P में 6 इलेक्ट्रॉन। तो P1 से स्टार्ट होके P6 तक ये मूव करता है ऐसे ऑर्बिटल जिसमें S वाला ऑर्बिटल ऑलरेडी कंप्लीट है। तो S कंप्लीट है, उसके बाद आ गया P1, P2, P3, P4, P5 और P6। तो हम अगर कार्बन की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो ये बनेगी 2s2 2p2। फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखिए 2s2 2p5 या 2s2p5 भी लिख सकते हैं। इट मीन्स के 2 से ही उसका ताल्लुक है। ठीक है जी। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो यहाँ पे लिखी हुई है, ये पूरी सीरीज के लिए लिखी हुई है कि P1 से लेके P6 तक हो सकती है। ये थे जी P ब्लॉक एलिमेंट। अब बात करते हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में एक डिस्कशन की कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो एंटर होता है वो हाईएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में एंटर होगा, और जरूरी नहीं कि हाईएस्ट एनर्जी वाला जो ऑर्बिटल है वो आउटर मोस्ट शेल ही हो।
अब इस बात को समझने के लिए हमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स को समझना पड़ेगा। डी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो डी ऑर्बिटल में जो हाईएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल है वो इनर शेल में से है, वो आउटर शेल में से नहीं है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनी हुई है। आयरन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये यहाँ तक 3p तक बिल्कुल नॉर्मल वे में चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। 1s2 2s2 2p6, दूसरा शेल भी कंप्लीट हो गया। अब तीसरा शेल आ गया। तीसरे शेल में s p और d तीन ऑर्बिटल होते हैं, s p और d। तो होना ये चाहिए था कि 3s2 3p6 फिल होने के बाद 3d फिल होता, फिर 3d फिल होने के बाद 4s की फिलिंग होती। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि 3p फिल होने के बाद 4s की फिलिंग होती है। 4s जो कि आउटर मोस्ट शेल है पहले फिल हो गया, और 3d जो कि इनर शेल है वो बाद में फिल हुआ। अगर यहाँ से ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, यहाँ से देखें तो ये आपके पास आ रहा है शेल नंबर 1, ये शेल नंबर 2, शेल नंबर 3 और शेल नंबर 4। आउटर मोस्ट शेल जो है वो 4 है, 4s। ठीक है जी, आउटर मोस्ट शेल 4 है, और जो हाईएस्ट एनर्जी वाला है वो उसका ताल्लुक 3 से है। इट मीन्स वो इनर शेल में है, तो ये इनर शेल आ जाएगा। 3d का ताल्लुक इनर शेल से है। अब वहाँ पे स्टार्ट में जो बात हुई थी कि हाईएस्ट एनर्जी वाला शेल ज़रूरी नहीं कि आउटर मोस्ट शेल ही हो, तो यहाँ पे जब d की बात आती है तो d हाईएस्ट एनर्जी शेल ज़रूर है लेकिन आउटर मोस्ट शेल नहीं है। तो यही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये जो n-1 लगा हुआ है कि जो टोटल हाईएस्ट उसका प्रिंसिपल नंबर है उसमें से एक कम कर देंगे। फिर उस एग्जांपल में जाते हैं, जैसे ये हाईएस्ट प्रिंसिपल नंबर है ये 4 वाला, तो 4 में से एक कम करके 3d बन रहा है, तो n-1d। तो जिस d की जहां भी बात होगी तो जो आउटर मोस्ट शेल का प्रिंसिपल नंबर होगा उससे एक कम वाला d होगा। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हैं? जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल जो कि इनर शेल में मौजूद होता है उसमें मूव करता है। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? जैसे एग्जांपल देखिए हमने कि n-1 d1 मतलब 3d1 समझ लें, और s2 जो है यानी कि n अगर 4 है तो 3d होगा, n अगर 5 है तो 4d होगा, n अगर 6 है तो 5d होगा। मींस जो आउटर मोस्ट शेल का प्रिंसिपल नंबर है उससे एक कम d होगा। तो ये एक ऑर्बिटल की यहाँ से शुरू करके एक एलिमेंट के लिए ऑलमोस्ट d10 तक मूव करती है, d1 से d10 तक। तो ये इनर शेल आ जाते हैं। इनर शेल ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मूव करता है जो कि हाईएस्ट एनर्जी पे है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो ग्रुप नंबर 3 to 12 जो है वो सारे के सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, और इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये एक सेपरेट जो है वो डिबेट है कि क्यों इलेक्ट्रॉन 3d में जाने की बजाय 4s में जा रहे हैं, वो एक अलहदा से बहस चलेगी। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है ये एक अलहदा से टॉपिक है, इसको अलहदा से ही डिस्कस किया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करें तो आपको नजर आएगा ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये सारे के सारे जितने भी ग्रुप्स हैं ये सब का ताल्लुक डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ है। तो ये हो गए जी डी ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट मूव करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स चूंकि डी ब्लॉक एलिमेंट थे, डी ब्लॉक एलिमेंट इनर शेल एलिमेंट थे, एफ ब्लॉक और ज्यादा इनर शेल एलिमेंट है। डी ब्लॉक में आपने देखा n-1d था, मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है उससे एक पॉइंट कम, आउटर मोस्ट शेल के प्रिंसिपल नंबर से एक पॉइंट कम, एक यूनिट कम। एफ ब्लॉक का आउटर मोस्ट शेल से 2 यूनिट का फर्क होगा। फॉर एग्जांपल
6 जो है वो आउटर मोस्ट शेल है, तो डी के लिए वो 5d होगा और एफ के लिए वो 4f होगा। तो यहाँ पे ये और ज़्यादा इनर शेल आ जाते हैं। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ये ज़हन में रखना है, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो f ऑर्बिटल जो कि इनर शेल है उसमें चला जाए तो उसको हम कहते हैं f ब्लॉक एलिमेंट। इनको जो पीरियोडिक टेबल में जगह दी गई है वो सेपरेट से जगह दी गई है। इनको एक और नाम भी दिया जाता है लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, और इनको कॉमनली हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये काफी ज्यादा इनसाइड पेनिट्रेट किए होते हैं अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो इनको रिकॉग्नाइज करते हैं। ये जो पीरियोडिक टेबल में आखिर पे दो लाइनें आपको नजर आ रही हैं, दो पीरियड टाइप नजर आ रहे हैं आपको, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, इनका ताल्लुक किससे है? एफ ब्लॉक एलिमेंट में, एफ ब्लॉक एलिमेंट से। एफ ब्लॉक एलिमेंट का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, इन एलिमेंट्स का आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ ऑर्बिटल में मूव कर रहा है। जी ये हो गई हमारे पास जो क्लासिफिकेशन थी ऑन द बेसिस ऑफ एस, पी, डी एंड एफ ऑर्बिटल। जो हमने क्लासिफिकेशन की उसमें 4 क्लासेस थी, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब हम बात करते हैं कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स की। पीरियोडिक ट्रेंड्स का क्या मतलब है कि एक स्पेसिफिक पैटर्न, किसका स्पेसिफिक पैटर्न? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज का स्पेसिफिक पैटर्न जो है वो कहलाता है पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड क्या है कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनका एक स्पेसिफिक पैटर्न जो है उसको हम पीरियोडिक ट्रेंड कहते हैं। मेजर पीरियोडिक ट्रेंड की बात करें तो यहाँ पे आ जाती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटालिक करैक्टर एंड केमिकल रिएक्टिविटी एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे मेजर पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं जिनको मोस्टली डिस्कस किया जाता है। आइए एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक ट्रेंड डिस्कस करने से पहले हम एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन कर लेते हैं। एटॉमिक रेडियस क्या है? एटॉमिक रेडियस ऑफ एन एटम इज डिफाइंड एज 1/2 of the internuclear distance between two identical atoms in a chemical bond। डेफिनेशन में भी आपको इन वर्ड्स से समझ ना आए, लेकिन जब हम इसको डिस्कस करते हैं विद द एग्जांपल ऑफ ब्रोमीन और क्लोरीन और हाइड्रोजन, हमें आसानी से समझ आ जाती है। कहता है कि दो एक जैसे एटम आपस में जुड़े हुए हैं और उनके न्यूक्लियस के दरमियान जो फासला है उसका हाफ कर दें तो ये हमारे पास एक एटम का एटॉमिक रेडियस आ जाएगा। फिर सुने, दो एटम एक जैसे एटम्स हैं जो आपस में कोवेलेंटली अटैच्ड हैं। कोवेलेंटली आइडेंटिकल अटैच्ड एटम के न्यूक्लियस के दरमियान ये जो फासला आ रहा है, इस फासले का निस्फ कर दें, हाफ कर दें तो हमारे पास एक एटम का एटॉमिक रेडियस आ जाता है। रेडियस कहते हैं सेंटर से आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है वहां तक का डिस्टेंस, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट बाउंड्री तक का डिस्टेंस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें फाइंड करना है ब्रोमीन का एटॉमिक रेडियस, तो हम ब्रोमीन मॉलिक्यूल को देखेंगे जिसमें एक ब्रोमीन दूसरे ब्रोमीन के साथ कोवेलेंटली अटैच है। तो अगर ब्रोमीन के बॉन्ड लेंथ को देखें, बॉन्ड लेंथ का मतलब है कि ब्रोमीन के एक न्यूक्लियस से दूसरे न्यूक्लियस तक का फासला टोटल वो है 2.66 एंगस्ट्रॉम। और अगर हमें एक ब्रोमीन का एटॉमिक रेडियस फाइंड करना हो तो जितनी इनकी बॉन्ड लेंथ है उसको डिवाइड कर दें 2 से, हाफ कर दें, तो वो एक ब्रोमीन का एटॉमिक रेडियस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एटॉमिक रेडियस फाइंड कर सकते हैं। हमारा मकसद यहाँ पे एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक ट्रेंड देखना है। आइए उसकी तरफ चलते हैं। अब पीरियोडिक ट्रेंड जब बात करते हैं तो पीरियोडिक ट्रेंड में दो चीजें आती हैं। एक
पीरियोडिक टेबल का पीरियड जो कि लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा होता है, और एक पीरियोडिक टेबल का ग्रुप जो कि ऊपर से नीचे मूव कर रहा होता है। तो हम दोनों तरह से इसको डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं पीरियड में, कि पीरियड में एटॉमिक रेडियस का क्या ट्रेंड है, वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, और उसकी वजह क्या है। तो जब हम पीरियड में देखते हैं तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। इसकी क्या वजह है? द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम, नंबर ऑफ शेल नहीं चेंज होते एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए, लेकिन जब लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, मूव करते हैं, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस की पावर ज्यादा होती जा रही है। जितनी न्यूक्लियस की पावर ज्यादा होती जाएगी उतना ही वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और जितना वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ उतना ही एटम का साइज जो है, एलिमेंट का साइज जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो जब हम पीरियड में बात करते हैं तो पीरियड में हम कहते हैं लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। इसकी वजह हम बताते हैं, क्योंकि एक पीरियड के अंदर शेल की तादाद में इजाफा नहीं होता, जबकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है। न्यूक्लियस की पावर बढ़ने का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को ज्यादा पावर के साथ अपनी तरफ खींचेगा। जब ज्यादा पावर के साथ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड न्यूक्लियस के करीब आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड न्यूक्लियस के करीब आएगा तो एटम का साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। जैसे कि पीरियड नंबर 2 में एक ट्रेंड दिखाया गया है कि किस तरीके से एटम का साइज जो है वो डिक्रीज करता जा रहा है। सोडियम बिल्कुल लेफ्ट साइड पे मौजूद है, राइट साइड पे मूव किए तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा। न्यूक्लियर चार्ज ने बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, साइज कम हो गया। एल्यूमिनियम पे आके साइज और कम हो गया, और चलता गया आर्गन का साइज इन सब में से कम है। तो इस तरीके से जब हम पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। नेक्स्ट हम ग्रुप की बात करते हैं। तो ग्रुप में देखें, ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है, एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज करता है। इसकी वजह क्या है? इसकी दो वजूहात हैं। एक, जब हम ऊपर से नीचे एक ग्रुप में मूव करते हैं तो हर एलिमेंट के साथ एक शेल का इजाफा हो जाता है। कैसे? कि अगर हम बात करें, ये पीरियोडिक टेबल है, तो पीरियोडिक टेबल में बात करें तो पीरियोडिक टेबल में आपको नजर आएगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका एक ही शेल है, लिथियम के 2 शेल हैं, सोडियम के 3, पोटेशियम के 4। तो हर नए एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए हर नए एलिमेंट का एक शेल का इजाफा होता चला जा रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जा रहे हैं। जितने नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे उतना ही साइज क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। दूसरी वजह क्या है? दूसरी बड़ी अहम वजह है, जरा गौर से सुनिएगा, कि जितना नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं उतना ही दरमियान में मौजूद इलेक्ट्रॉन, किसके दरमियान में? न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होती चली जा रही है। जितना, अब फिर इसको पीरियोडिक टेबल से ही देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन एक ही शेल रखता है तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर बात करें लिथियम की, तो लिथियम 2 शेल रखता है। इट मींस के न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान एक शेल आ गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम की बात करें, सोडियम के न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसी तरीके से न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से। ठीक है जी। तो अब अगर दरमियान में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ती जा रही है तो ऐसा लगता है कि जो दरमियान में मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को, न्यूक्लियस की पावर को बाहर वाले शेल तक उतना नहीं पहुंचने देते जितना वो है, जितनी उसकी पावर है। मतलब ऐसा लग रहा है, जैसे ऐसा फील हो रहा है जैसे दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की अट्रैक्शन के दरमियान, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन और वैलेंस
इलेक्ट्रॉन के दरमियान एक शील्ड बन गए, एक ढाल बन गए हैं, जो कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स तक इतना नहीं पहुंचने दे रहे। जब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन तक इतनी नहीं पहुंचेगी तो न्यूक्लियस उनको अपनी तरफ इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा। जब अट्रैक्ट नहीं करेगा तो उनका साइज भी डिक्रीज नहीं होगा। इसी को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। ये जो इफेक्ट अभी डिस्कस किया है कि इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉन, दरमियान में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए कम कर देते हैं। इस इफेक्ट को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो जितना न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए कम होती चली जाएगी, उतना ही जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर ही रहेंगे, वो न्यूक्लियस के करीब नहीं आएंगे और साइज भी डिक्रीज नहीं होगा। ये एग्जांपल आपको नजर आ रही है, ये ग्रुप नंबर 1 की है। लिथियम, सोडियम शेल इंक्रीज हुआ, साइज बढ़ गया। पोटेशियम एक और शेल इंक्रीज हुआ, साइज बढ़ गया और इंक्रीज। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं तो क्या होता चला जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है। किस वजह से बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से। तो ये दो रीजन हम बताते हैं ग्रुप में एटॉमिक रेडियस के इंक्रीज होने की। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्या है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में भी ये डिक्रीज ही होता है। जैसे हम एक ट्रांजिशन पीरियड की बात करें तो ट्रांजिशन पीरियड में भी ये उसी तरीके से डिक्रीज होता है जैसे नॉर्मल पीरियड में होता है। लेकिन जैसे ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं ये वाले, तो अगर स्कैंडियम से जिंक तक की बात करें तो ये डिक्रीज होगा, लेकिन इसकी डिक्रीज जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। वो ऐसे नहीं है जैसे नॉर्मल पीरियड में। नॉर्मल पीरियड में मुसलसल डिक्रीज होता रहता है, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज होता होता एक जगह पे आके ये एक एक स्ट्रेट लाइन शो करना शुरू कर देता है जहां पे डिक्रीज ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है, और फिर किसी जगह पे जाके ये इंक्रीज कर जाता है। तो ये डिक्रीज जरूर करता है, लेकिन इनकी ये डिक्रीज जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह ये है कि आपको पता है कि डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं वो डी शेल में, डी ऑर्बिटल में आ रहे हैं। जब डी ऑर्बिटल में आ रहे हैं तो वो इनर शेल है। जब इनर शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा होते चले जा रहे हैं तो वो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो ज्यादा होता चला जा रहा है। इनर शेल में आने वाले इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन को कम करते जा रहे हैं। जितनी न्यूक्लियस की बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन कम होगी, उतना ही न्यूक्लियस उनको कम अट्रैक्ट करेगा और साइज डिक्रीज नहीं करेगा। यहां से शुरू में डी, ये जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6। तो जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा होती जा रही है तो डी वाले इलेक्ट्रॉन जो एंटर हो रहे हैं इनर शेल में, वो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए कम करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका साइज उस हिसाब से डिक्रीज नहीं हो रहा जैसे होना चाहिए था। तो ये वजह है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो डिक्रीज इन एटॉमिक साइज है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती। नेक्स्ट बात करते हैं आयनिक रेडियस की। तो आयनिक रेडियस क्या है, तो सबसे पहले आयनिक रेडियस डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आयन क्या है। आयन वो चीज है जब हम न्यूट्रल एटम में से एक न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, या ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। तो अगर न्यूट्रल एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए या गेन कर लिए तो उससे बनने वाली जो स्पीशी होगी उसे हम आयन कहते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो नेगेटिव, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो पॉजिटिव। अब आयनिक रेडियस क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन एंड द पॉइंट अप टू विच द न्यूक्लियस इज एबल टू एक्सर्ट इज इन्फ्लुएंस और अट्रैक्शन। कहता है कि वो वाला डिस्टेंस जहां न्यूक्लियस और उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, किस पॉइंट तक का, जहां तक न्यूक्लियस अपनी अट्रैक्शन शो करता रहेगा। आयन में एक आयन बना हुआ है, उसके न्यूक्लियस के और उस पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस जहां तक न्यूक्लियस जो है अपनी अट्रैक्शन, अपना इन्फ्लुएंस शो करता रहेगा, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस, जैसे एटॉमिक रेडियस हमने डिस्कस किया कि दो सिमिलर एटम्स के दरमियान हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को फाइंड करके उसका हाफ करके एटॉमिक रेडियस फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आयनिक रेडियस इतना आसान नहीं है।
इसकी वजह क्या है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड जो है वो कभी भी एक जैसे एटम्स के दरमियान नहीं बनते। जब एक जैसे एटम के दरमियान नहीं बनेंगे तो हमारे लिए वेरी डिफिकल्ट है किसी एक आयन का साइज फाइंड करना। तो हम बात करते हैं इसकी पीरियोडिक ट्रेंड की। तो जैसे हमने पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ा एटम एटॉमिक साइज का या एटॉमिक रेडियस का, बिल्कुल वैसा ही पीरियोडिक ट्रेंड इसका है, और इसके पीछे रीजंस भी वही हैं जो हमने वहां पे डिस्कस की थी। जैसे एटॉमिक रेडियस, ionic radius also, like atomic radii, ionic radii also decrease from left to right in a पीरियड में अगर बात करें तो आयनिक रेडियाई भी एटॉमिक रेडियाई की तरह डिक्रीज होता है। इसकी भी वजह वही है कि शेल इंक्रीज नहीं होते, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की पकड़ ज्यादा होती चली जाएगी, जिसकी वजह से ये डिक्रीज करता है। अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में आयनिक रेडियस भी इंक्रीज करता है, बिल्कुल एटॉमिक रेडियस की तरह, और इसकी भी वजह यही होगी कि जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करते हैं, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर पकड़ कम होती चली जाती है, जिसकी वजह से साइज बढ़ता है। लेकिन यहाँ पे जरा आप गौर करें तो यहाँ पे पीरियड में लेफ्ट टू राइट आयनिक साइज में थोड़ा सा ये फर्क आ रहा है। ये यहाँ पे देखें डिक्रीज होता चला गया, फिर यहाँ पे साइज ज्यादा है, फिर तो हमेशा याद रखना है जब भी हम आयनिक रेडियस की बात कर रहे हैं तो हम सिमिलर आयन की बात करेंगे। जैसे यहां तक लिथियम पॉजिटिव, ब्रिलियम पॉजिटिव और बोरॉन पॉजिटिव, यानी कि जब हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव का या केटाइन का केटाइन के साथ कंपेयर करेंगे, कभी भी केटाइन का एनाइन के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। तो यहां से अगर इनका ट्रेंड देखेंगे, लेफ्ट टू राइट केटाइन में डिक्रीज हो रहा है, फिर लेफ्ट टू राइट एनाइन में भी डिक्रीज हो रहा है। तो हम ओवरऑल कह देते हैं आयनिक रेडियाई लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता है। लेकिन अगर आप इन दो पॉइंट्स को देखेंगे, यहाँ पे ये कम है ये ज्यादा है, तो इन दो को हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि ये एनाइन है और ये केटाइन है। कभी भी केटाइन को एनाइन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, केटाइन को केटाइन के साथ कंपेयर करके कहते हैं कि आयनिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। इसी तरीके से एनाइन को एनाइन के साथ कंपेयर करके हम बात करते हैं कि आयनिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पे एक बड़े अहम चीज आती है जो आपने प्रीवियस क्लासेस में थोड़ी बहुत पढ़ी भी होगी, कि क्यों केटाइन जो है वो स्मॉलर होता है इसके पेरेंट एलिमेंट से। इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह ये है, एक तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो बाकी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की पकड़ ज्यादा हो जाती है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड न्यूक्लियस के ज्यादा करीब आ जाता है। जब न्यूक्लियस के ज्यादा करीब आ गया तो उसका साइज कम हो गया। और दूसरी वजह है कि कुछ ऐसे एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं जिनमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो उनका शेल ही गायब हो जाता है। जैसे सोडियम की बात करें तो सोडियम में 3 शेल है, आखिरी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आखिरी शेल ही खत्म हो गया। तो शेल ही जब खत्म हो गया तो ऑटोमेटिकली इसका साइज क्या हो गया, कम हो गया। इसी तरह एक और क्वेश्चन आता है, एन एनाइन इज बिगर देन इट्स पेरेंट एटम। एनाइन अपने पेरेंट एटम से बड़ा क्यों होता है? इसकी वजह है कि जब एनाइन में एक इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन एंटर किया जाता है तो जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन है उनके और जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान रिपल्शन की एक फोर्स एक्ट करती है। उस रिपल्शन से ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये एक्सपैंड करता है। जैसे ये एक्सपैंड करता है, न्यूक्लियस से दूर हो जाता है, तो फिर इसका एनाइन का साइज जो है वो इसके पेरेंट एटम से बिगर हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एनाइन इज ऑलवेज बिगर देन इट्स पेरेंट एटम। थैंक यू वेरी मच।